तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 1 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जो 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न हैं, जिनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। चलिए सबसे पहले नाम देख लेते हैं कि इन्होंने प्रश्न भेजे हैं। रवि कुशवाहा जी 79 नंबर इनके आए हैं। शोभित जैन जी 82 नंबर इनके आए हैं। दोनों लोगों ने हमें प्रश्न भेजे हैं और आज नंबर अच्छे देखने को मिले हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग लगभग 65 नंबर का इस शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, वो सारी जानकारी आपको लास्ट में देने वाले हैं। चलिए पहले शुरुआत करते हैं साइंस से और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है, दोनों बार हमने एग्जाम एनालिसिस में कराया था। आज ये प्रश्न रिपीट होकर के आ गया है। तो आइरिस के द्वारा आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कंट्रोल किया जाता है। तो देखिए, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को आइरिस नियंत्रित करता है। यह आंख का रंगीन हिस्सा है जो पुतली के आकार को बदलकर ऐसा करता है। मंद रोशनी में आइरिस पुतली को बड़ा करता है ताकि अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके, और तेज रोशनी में वह पुतली को सिकुड़ता है ताकि कम प्रकाश आंख में प्रवेश कर सके। तो नियंत्रण करने का काम कौन करता है? आइरिस करता है। ठीक है ना, ये प्रश्न पहले भी पूछा गया था। अंधेरे में अंदर जाते ही आपको धुंधला सा क्यों दिखाई देता है? तब हमने आपको पूरी जानकारी इसके बारे में दी थी। आज ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है। थोड़ा आवाज़ का इशू है, क्योंकि पता ही है जुकाम के बाद में खांसी हो जाता है। तब ये जब तक ठीक रहेगी भाई, हम आपका एग्जाम एनालिसिस कराते रहेंगे, परेशान मत होइए। बाकी किसी रॉयल टीचर की तरह नहीं है जो ठीक है अपना ग्रुप डी के चक्कर में एमपी वालों को छोड़ करके निकल लिए। बहुत सारे ऐसे रॉयल टीचर्स हैं जो मतलब कि ग्रुप डी का जैसे ही एग्जाम शुरू हुआ, एमपी के एग्जाम्स को, एमपी के एनालिसिस को छोड़ करके ग्रुप डी की तरफ शिफ्ट कर गए ज़्यादा व्यूज़ के चक्कर में। ये अपना काम नहीं है। आप हमारे चैनल पर दिखेंगे तो आपको एमपी के एग्जाम्स के ही सारे वीडियो मिलेंगे, किसी अन्य एग्जाम्स के नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें भाई, जिन लोगों का एग्जाम हो गया अच्छी बात है, जिन लोगों का एग्जाम बचा हुआ है उनके पास में बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अच्छे नंबर प्राप्त करने की। जिस तरह से यहाँ पर सुभाष गुर्जर जी के देख सकते हैं, कल इन्होंने कमेंट किया था सुबह वाली, परसों जो, कल तो छुट्टी थी, परसों जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें इन्होंने कमेंट किया था। देख सकते हैं शुक्ला सर की पीडीएफ से बहुत हेल्प मिली है। 8 दिन में 80 स्कोर इन्होंने किया है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने प्रश्न भी पूछे थे तो उनके प्रश्नों को जवाब भी दिया था। इसके अलावा यहाँ पर एक भाई हैं, मात्र 4 से 5 दिन में 72 नंबर इनके आए, एसटी कैटेगरी के हैं। थैंक्स सर, आपके नोट से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और सिलेक्ट होकर के आपसे मिलने जरूर आऊँगा। बिल्कुल आइएगा, आपका स्वागत है। तो आप भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप एमपी पुलिस कांस्टेबल के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा सभी के कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। जो भी नया टॉपिक एपटेक के द्वारा पूछा जा रहा है उन सब नए टॉपिक्स की पीडीएफ आपको इसमें मिलने वाली है। ठीक है। इसके अलावा एमपीएसआई का जिन लोगों का एग्जाम है, 8 से 9 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाने वाले हैं। 1-1.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, कंपटीशन भी कम है, लेकिन नंबर आपको अच्छे लेकर के आने पड़ेंगे। तो जिस तरह से एमपी पुलिस में लड़कों के नंबर अच्छे आ रहे हैं, उसी तरह से एमपीएसआई में भी हमारे नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। तो आप एमपीएसआई के नोट्स मात्र 199 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? छोटी सी प्रक्रिया है। ये QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर अगर एमपी पुलिस कांस्टेबल, एएसआई, एलडीसी के नोट्स चाहिए तो मात्र 179 रुपये का पेमेंट करना है। एमपीएसआई के नोट्स के लिए मात्र 199 का पेमेंट करना है। ये दोनों नोट्स एक साथ में चाहिए तो मात्र 300 रुपये का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत ही तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आगे की सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मादा जनन तंत्र में हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं पूछा गया था। तो अंडाशय से हार्मोन्स निकलते हैं। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए तो माफ़ कीजिएगा, मादा जनन तंत्र में हार्मोन मुख्य रूप से अंडाशय से निकलते हैं, जहाँ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन बनते हैं। इसके अलावा मस्तिष्क की पिट्यूटरी ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में होती है, वहाँ से भी FSH और LH जैसे हार्मोन्स निकलते हैं जो अंडाशय को उत्तेजित करते हैं। प्रमुख हार्मोन्स के बारे में देख लीजिए। अंडाशय, ये गर्भाशय के दोनों ओर स्थित ये ग्रंथियां अंडा यानी कि ओवा और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जैसी महिला हार्मोन्स बनाती हैं। ये यौन विकास और गर्भधारण की संभावना को बढ़ाने में मदद करती हैं। अगला है मस्तिष्क पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस हिस्सा होता है पिट्यूटरी ग्रंथि को संकेत भेजता है। पिट्यूटरी ग्रंथि फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH जैसे हार्मोन्स जारी करता है, जो अंडाशय में अंडों के विकास और हार्मोन्स
उत्पादन को नियंत्रित करते हैं, यानी ओवरी में जो भी उसका हार्मोन्स निकलते हैं उनसे इसका जो है निर्माण होता है। तो मुख्य रूप से ओवरी से निकलने वाले जो भी हार्मोन होते हैं वो यहाँ पर मतलब कार्य में आते हैं गर्भधारण में। अगला प्रश्न पूछा गया 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के 4 गुना बड़ा आवर्धन प्राप्त करने के लिए लेंस की क्षमता कितनी रखनी होगी, आपसे पूछा गया है। तो ये जो लेंस की क्षमता होती है -0.5 डायोप्टर या तो ऐसे दिया गया होगा या फिर 20 डायोप्टर आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। तो 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के 4 गुने बड़े आवर्धन के लिए लेंस की क्षमता -0.5 डायोप्टर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न समांतर श्रेणी में, ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, शायद हमने 3 दिन पहले इसको करवा ही था। समांतर श्रेणी में जुड़े हुए 2 प्रतिरोधों में से एक प्रतिरोध को हटा देने पर धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कुल प्रतिरोध जो धारा का है वो घट जाएगा। समांतर श्रेणी में एक प्रतिरोध को हटा देने से परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा और परिपथ से बहने वाली कुल धारा जो है कम हो जाएगी। तो प्रतिरोध बढ़ेगा, धारा कम होगी। ठीक है, इसका कारण यह है कि प्रतिरोध के समांतर संयोजन में धारा प्रवाहित होने के लिए कई रास्ते होते हैं और एक रास्ते को हटाने से कुल धारा कम हो जाती है, जबकि शेष शाखाओं से बहने वाली धारा अपरिवर्तित रहती है। तो ध्यान रखना, टोटल जो प्रतिरोध है वो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, अगला प्रश्न पूछा गया है जब एक सफ़ेद रोशनी का बैंड डिस्पर्स होता है तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि जब एक सफ़ेद रोशनी किसी प्रिज्म से गुजरती है, यहाँ से 7 रंगों में विभाजित होती है, इस पर जब प्राप्त होती है तो इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, इस पूरी घटना को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है ना, पूरी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं और उस बैंड को जहाँ पर ये रोशनी प्राप्त हो रही है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको समझा चुके हैं, अलग से वीडियो भी बना दी है और नोट्स के साथ में इसकी PDF भी हमने प्रोवाइड करा दी है। देखिए, जब एक सफ़ेद रोशनी का बैंड डिस्पर्स होता है तो उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यह तब होता है जब सफ़ेद प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है और अपने घटक रंगों यानी कि बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल में विभाजित हो जाता है। अभी 2 दिन पहले इसका क्रम पूछा गया था कि नीचे से ऊपर की ओर इसका क्रम बताइए। ठीक है, यह घटक रंगों का वह बैंड है जो प्रकाश के बिखेरने यानी कि प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण के माध्यम से बनता है, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें सफ़ेद प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। रंगों का क्रम क्या है वो देख लीजिए। तो स्पेक्ट्रम में रंगों का क्रम विबग्योर होता है, यानी कि बैगनी रंग सबसे नीचे होता है, लाल रंग सबसे ऊपर होता है। ठीक है, बाकी वही रंग होते हैं, बैजानी, हपीनाला, आपने कई बार पढ़ा होगा। अगर देखिए, ऐसी धातु जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ में क्रिया करती है क्या कहलाती है, ये भी प्रश्न पूछा गया है इससे पहले भी, तो उसको हम उभयधर्मी कहते हैं। ठीक है ना, कौन सी ऐसी धातु होती है, तो ऐसी धातु जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करती है वह उभयधर्मी धातु कहलाती है। जैसे कि जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये धातुएं अम्लों के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाती हैं और क्षारों के साथ भी अपक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। MPG के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वत श्रृंखला से होता है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से ताप्ती नदी निकलती है। इसके बारे में पहले भी आपको हम बता चुके हैं, ठीक है ना, कि मुल्ताई से जो है ताप्ती नदी का उद्गम होता है। देखिए, तो ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है, उद्गम स्थल आपका मुल्ताई, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश हो जाएगा। पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा पर्वतमाला हो जाएगी। प्रवाह की दिशा जो है पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर के ये मिल जाती है। नर्मदा के समानांतर ये बहती है, ये भी आपको बताया था। अगला देखिए, उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रृंगार में सुबह सबसे पहले क्या किया जाता है। ऑप्शन था जल चढ़ाते हैं, पंचामृत से स्नान करते हैं, पहले भस्म लगाते हैं। इस तरह के जो है कथन वाले प्रश्न पूछे गए थे। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं उज्जैन महाकाल के जो है आरती के बारे में। तो उज्जैन में महाकाल मंदिर में सुबह सबसे पहले जल और पंचामृत अभिषेक किया जाता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद भस्म आरती होती है और फिर अन्य श्रृंगार की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले पुजारी मंत्रोच्चारण के साथ भगवान महाकाल का जलाभिषेक और पंचामृत, दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक करते हैं। इसके बाद भस्म आरती में बाबा को भस्म अर्पित की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर जलाभिषेक होगा पंचामृत से, फिर भस्म आरती होगी, उसके बाद में श्रृंगार होगा। भस्म आरती के बाद बाकी श्रृंगार की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें चंदन, भांग, सूखे मेवे और फूलों की मालाएं चढ़ाई जाती हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, राई नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है। तो राई नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्ट प्रश्न क्या यही था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल राई नृत्य के बारे में आपको हम पूरा बता देते हैं। देखिए, तो राई नृत्य मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। ये भी रिपीट हुआ प्रश्न है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। यह एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो वीरता और श्रृंगार की भावना को व्यक्त करता है। आज जो है आपका मैथ और रीजनिंग ज़्यादा आई है, तो साइंस और जीके के प्रश्नों की संख्या कम किया गया है। ठीक है,
क्षेत्र बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में है, यहाँ पर इसको किया जाता है। कलाकार, यह नृत्य प्रायः महिलाओं के द्वारा किया जाता है जिन्हें बैदनीस कहा जाता है, और पुरुषों द्वारा ढोलक और नगाड़े जैसे वाद्य यंत्रों के साथ में किया जाता है। किस अवसर पर करते हैं ये भी पूछा जा चुका है। तो यह नृत्य जन्मोत्सव, फसल के मौसम जैसे शुभ अवसरों पर विशेष रूप से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उस्ताद अलाउद्दीन खान से पूछा गया है कि उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध किससे था। आज सुबह भी एक प्रश्न पूछा गया था, सुबह वाली एग्जाम एनालिसिस भी देख लेना आप लोग। तो शास्त्रीय नृत्य और जो है सरोद वादक हैं ये कौन, उस्ताद जो है आपके अलाउद्दीन खान। ठीक है, देखिए उस्ताद अलाउद्दीन खान भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र से संबंधित हैं। वह एक प्रसिद्ध सरोद वादक, संगीतकार और मैहर घराने से संबंधित हैं। वाद्य यंत्र कौन सा बजाते हैं, तो वे सरोद के एक उत्कृष्ट वादक थे, लेकिन इसके अलावा वह कई अन्य वाद्य यंत्र भी बजाते थे और उन्हें बजाने में कुशल थे, जैसे कि सितार हो गया, ध्रुपद और वायलिन। ठीक है, योगदान देख लीजिए। तो उन्होंने मैहर घराने की स्थापना की, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रभावशाली संगीत परिवारों में से एक है। वह एक महान संगीत शिक्षक थे और उन्होंने कई प्रसिद्ध संगीतकारों को प्रशिक्षित किया, जिनमें उनके बेटे अली अकबर खान और बेटी अन्नपूर्णा देवी, पंडित रविशंकर जैसे अन्य शिष्य भी शामिल हैं। अब इनको जो है सम्मान दिया गया था वो देख लीजिए, सम्मान पूछा जा सकता है क्योंकि आज सुबह की भी शिफ्ट में पूछा गया इनके बारे में, शाम को भी पूछा गया है। उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था, स्टेटमेंट वाला प्रश्न पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। तो योजना आयोग का निर्माण देश के संसाधनों के सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने, प्राथमिकताएं निर्धारित करने, संसाधनों का आवंटन करने और योजनाओं के प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। इसे 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बाधित करने वाले कारकों की पहचान करना और उनका समाधान करना था। तो मुख्य उद्देश्य क्या था, योजना बनाना इनका मुख्य उद्देश्य था। संतुलित तरीके से प्राथमिकताओं और उन योजनाओं में जो भी पैसे आवंटित किए जा रहे हैं वो सही समय पर सही लोगों के पास पहुंच सकें, ये इनका उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 1972 में भोपाल के साथ में और कौन सा जिला बनाया गया था। तो भोपाल और राजनांदगांव ये दो जिले बनाए गए थे। आइए देख लेते हैं पूरी प्रक्रिया। 1972 में भोपाल जिले का गठन किया गया था, जिसे सीहोर जिले से अलग किया गया था। इसके साथ ही राजनांदगांव जिले का भी गठन किया गया था, लेकिन यह मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, बल्कि एक नया जिला बनाया गया था। इसलिए 1972 में भोपाल से केवल एक ही जिला सीहोर बनाया गया था, लेकिन भोपाल भी उस समय नया जिला बना था। तो भोपाल, सीहोर और राजनांदगांव इस तरह के ऑप्शन आपके उसमें दिए गए होंगे। चलिए भोपाल जिले की बात कर लेते हैं। तो राजस्व विभाग ने 2 अक्टूबर 1972 को सीहोर जिले की हुजूर और बैरसिया तहसीलों को मिलाकर के भोपाल जिले का निर्माण किया था। राजनांदगांव 26 जनवरी 1972 को भोपाल के साथ राजनांदगांव जिले का भी गठन किया गया था। यह मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से पहले किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाला फेंक खेल प्रतियोगिता में प्रतियोगी खिलाड़ी का रनवे कितने मीटर का होना चाहिए। यानी कि जैसे आपने देखा होगा ना, अब चलो इसी बात में कमेंट कर दो कि प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी कौन है जिन्होंने जो है एक बार गोल्ड और एक बार जो है सिल्वर मेडल जीता है। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो वो जब दौड़ते हैं तो जहाँ से भाले को लेकर के दौड़ते हैं और जहाँ से भाले को फेंकते हैं, बीच के क्षेत्र को रनवे कहा जाता है। तो ये अधिकतम कितना हो सकता है और न्यूनतम कितना हो सकता है। तो इसकी लंबाई 30 मीटर हो सकती है। ऑप्शन में 30 मीटर दिया गया था। देखिए, भाला फेंक प्रतियोगिता में रनवे की लंबाई न्यूनतम 30 मीटर और अधिकतम 36.50 मीटर हो सकती है। रनवे की चौड़ाई आमतौर पर 4 मीटर की होती है। तो न्यूनतम लंबाई 30, अधिकतम लंबाई 36.50, चौड़ाई 4 मीटर। आगे बढ़िए। अनुसूचित जनजाति के मतलब जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती हैं। तो उत्तर पूर्वी और मध्य भारत में ये सर्वाधिक पाई जाती हैं। देखिए, अनुसूचित जनजाति मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी और मध्य भारत के क्षेत्रों में पाई जाती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड जैसे राज्यों में जनजातीय आबादी का उच्च प्रतिशत है, जबकि मध्य भारत में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या रहती है। अब यही समस्या ही जुकाम खांसी में क्या होता है कि गले को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है ना, और अपने वाले इस सिस्टम में गला ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो भाई जब तक अपना गला चलता रहेगा तब तक आपके लिए वीडियो आता रहेगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं। इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियाँ कुल आबादी का बड़ा हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय जैसे क्षेत्र में 80% अनुसूचित जनजातियाँ रहती हैं। मध्य भारत 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या के मामले में मध्य भारत सबसे ऊपर था। अगला, चलो अब गणित की तरफ चलते हैं। प्रश्न पूछा था P - Q बराबर 4 है, P × Q बराबर 15 है, तो PQ - QQ का मान पूछा गया था। एक दूरी दी गई 180 किलोमीटर,
15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है। यदि रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए तो दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। और इसके बाद में 2 प्रश्न प्रिज्म से आए थे। कर्व सरफेस एरिया पूछा गया था। और इसके अलावा एक वृत्त के अंदर 2 जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर, दूसरे की 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया था। अगला, एक व्यक्ति की आय 14,000 रुपये है, वो अपनी आय का 85% खर्च कर देता है, तो बताइए कि अब टोटल उसकी आय कितनी बची हुई है। आगे बढ़ते हैं। यह शायद खर्चा दिया गया था कि एक व्यक्ति अपने आय का 85% खर्च कर देता है, जो कि 14,000 है, तो उसकी टोटल इनकम क्या है, कुछ इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। अगला, एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 8 अनुपात, मतलब कि जो अनुपात है उनका वो 11:6 है। उनकी आयु का योग 50 वर्ष है, तो दोनों की उम्र कितनी है ये आपको बताना था। अगला, 3 संख्याओं का औसत 15 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा ये पूछा गया था। 12 लोग किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो 6 लोग उस काम को कितने दिन में करेंगे। काफ़ी सिंपल पूछा गया था, लेकिन संख्या आज ज़्यादा थी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के 3 प्रश्न, SI CI के 2 प्रश्न, 1 प्रश्न बॉडमास का और बोट एंड स्टीम का आज कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, रीजनिंग की बात करते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति का जन्मदिन 3 मार्च सोमवार को पड़ता है। 270 दिन बाद वह कौन सा दिन होगा जब वो अपना जन्मदिन मनाएगा। अगला देखिए, एक प्रश्न वर्ग काउंटिंग से आया था। इनइक्वलिटी के 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न लेटर सीरीज का पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। इन्होंने ही जो है इन प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है मैथ रीजनिंग की। बाकी अल्फ़ाबेट में जमाना आया था, क्लॉक आज नहीं पूछा गया, डाइस भी नहीं पूछा गया है। एम्बेडेड फिगर के 3 प्रश्न आ रहे हैं। कुल मिलाकर के नॉन वर्बल प्रश्न जो है वो ज़्यादा आपकी रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। साइलॉग के 2 प्रश्न, एम्बेडेड फिगर के 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। छिपी हुई आकृति जिसे कहते हैं, आकृति पहचानिए। कोडिंग के 4 प्रश्न, कथन निष्कर्ष के 3, एक प्रश्न पजल का, मानसिक अभिरुचि 4 से 5 नंबर की आ रही है। बाकी वही सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, रैंकिंग वगैरह पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, मैथ की बात करें, 25 नंबर का पूरा मैथ आया है। 40 नंबर की रीजनिंग, कुल मिलाकर के 65 नंबर का मैथ रीजनिंग पूछा गया है। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, जो नंबर हैं वो भी लड़कों के नंबर बढ़ेंगे। साइंस 10 नंबर का ही पूछा गया है। स्कोर 81, 75, 83, 80, 73 और 83 ये स्कोर देखने को मिले हैं। नंबर अच्छे आए हैं क्योंकि मैथ रीजनिंग की संख्या बढ़ी है। बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके आप लोग नोट से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कीजिएगा, कॉल सुविधा उपलब्ध नहीं है। व्हाट्सएप का ही ये जो है नंबर है, ठीक है ना। व्हाट्सएप करके आप लोग अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बाकी मिलते हैं, तब ये सही रहेगी। तो नेक्स्ट शिफ्ट का जो है एग्जाम एनालिसिस में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।